नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडू जोन पर। आज है 13 सितंबर। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वाली घटनाओं को टॉप एमसीक्यू के माध्यम से हम देखेंगे। ये जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है, इसमें जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, साथ में जितने भी स्टेट विशेष और यूपीएससी के लिए जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना भी उनका स्टैटिक पोर्शन है, उससे रिलेटेड जानकारी भी दी गई है। तो आप हमारा तथागत एडू जोन नाम से चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए जो करंट अफेयर्स और जीएस वाला पोर्शन है, उसकी संपूर्ण तैयारी आपको कराई जा सके। चलो शुरू करते हैं। आज की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्पेस सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है। इसमें ऑप्शन जो इसका है सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में है। जो मैक्सिमम इसरो के जितने भी लॉन्च पैड, जितने भी लॉन्चिंग होती हैं, देखते हैं उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, वो कहाँ से, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में, वहीं से लॉन्च किए जाते हैं। तो उसी के आधार पर जो भारत की पहली स्पेस सिटी जो बन रही है, वो कहाँ बन रही है? आंध्र प्रदेश में बन रही है। यह भारत की पहली स्पेस सिटी है जिसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति में विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ विकसित किया जा रहा है? तिरुपति में विकसित किया जा रहा है। उसका इसी निजी संगठन क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस है, के साथ मिलकर के भारत सरकार द्वारा, मतलब इसरो और स्काई रूट दोनों मिलकर के बना रहे हैं। ये स्काई रूट जो है, ये काफ़ी अच्छा काम कर रही है पिछले कुछ समय से स्पेस सेक्टर में। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्पेस सेक्टर और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। यानी कि स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो स्पेस सिटी बनाई जा रही है तिरुपति में, तो ये स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। यह प्रोजेक्ट जो है 300 एकड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो 300 एकड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यहाँ रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के लॉन्च तक की सभी सुविधाएं होंगी। तो रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के लॉन्च तक की सभी सुविधाएं होंगी। और ये अच्छा भी है, कहीं ना कहीं जो परिवहन लागत है और टेक्नोलॉजिकल जो हैडल्स आते हैं, उनको भी कम करेगा। स्काई रूट जो एयरस्पेस की स्थापना है 2018 में हुई थी। इसके जो संस्थापक है, ये इसरो के पूर्व जो इंजीनियर है, इन्होंने मिलकर के एक स्टार्टअप की स्थापना की थी, जिसका नाम स्काई रूट रखा है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में ही है। तो ये हैदराबाद आधारित, यानी कि आंध्र प्रदेश आधारित, आंध्र प्रदेश नहीं, अब तो तेलंगाना का हो गया, तेलंगाना आधारित एक स्काई रूट जो है स्टार्टअप है, जो कि स्पेस सेक्टर में इसरो के साथ मिलकर के काम करता है। तो भारत में निजी स्पेस सेक्टर में जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जाती, उसमें स्काई रूट काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत ने उत्तराखंड पर्यटन और टिहरी लेक परियोजना को विकसित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ कितना 126.4 मिलियन डॉलर की डील की है। तो भारत और किस संगठन के साथ मिलकर के टिहरी लेक पर्यटन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए, ये आपका हो जाएगा एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक है, जो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके साथ मिलकर के प्रोजेक्ट के लिए परियोजना को शुरू किया गया है। तो यह जो डील है, टिहरी डैम जो है, टिहरी लेक प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए हुई है। टिहरी बांध जो है, ये उत्तराखंड में टिहरी जिले में भागीरथी नदी जो है उसके पास में स्थित है। तो इसमें देखेंगे क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत और जलवायु अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो वो उत्तराखंड में क्या है, मैक्सिमम जितना भी हिल एरिया है, वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। अब हिल एरिया में अगर प्रोजेक्ट पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो उसके अनुकूल जो इंफ्रा है वो भी मजबूत करना होगा। तो उसीलिए कहा गया, क्योंकि डैम वगैरह देखने लोग जाते हैं, बट वहाँ जो बेसिक इंफ्रा है और सुविधाएं पर्यटन वाली है, उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का काम किया गया है। तो जो सस्टेनेबल और क्लाइमेट अनुकूल जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया पर्यटन। फिर टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम और दुनिया का 13वां सबसे बड़ा डैम है। तो भारत का सबसे ऊंचा डैम है, दुनिया का 13वां बड़ा डैम है। यह डैम जो है भागीरथी नदी पर टिहरी गढ़वाल जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो टिहरी जो परियोजना बनी थी, उस समय याद होगा आपको, सुंदरलाल जो बहुगुणा थे, इन्होंने टिहरी डैम के, मतलब उसकी ऊंचाई को लेकर के विरोध किया था। वो पर्यावरण बचाओ आंदोलन के एक अंग के रूप में इसके लिए आंदोलन किया गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसके लिए जो नेतृत्व किया गया था। ये जो ऑपरेशन है, यानी कि जो टिहरी डैम है, ये कब से चालू है? 2006 से ये चालू है। और विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? 1000 मेगावाट है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी एडीबी की 1966 में हुई थी। ये क्या काम करता है? जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, उनके लिए लोन देता है। और भारत भी इसका सदस्य है। आई थिंक इसमें 67 देश शामिल है, तो भारत भी इसका एक सदस्य है। फिर है मुख्य, इसका स्थापना कब? 10 दिसंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? मसांटो कांडा है। तो मसातो कांडा जो है, ये जब अध्यक्ष बने थे, तो कई एग्जाम से क्वेश्चन पूछा भी गया था ये वाला। मसातो कांडा इसके अध्यक्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बनी है? तो भारत में जो अभी लेटेस्ट सबसे तेज ट्रेन बनी है, वो नमो भारत बनी है। इसका ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। नमो भारत जो है, ये कहाँ? गाजियाबाद से, वैसे दिल्ली से देखते हैं, लेकिन गाजियाबाद से मेरठ तक के बीच चलती है। तो नमो भारत जो है, आरआरटीएस जो है परियोजना, रैपिड रेल ट्रांजिशन कॉरिडोर जो है, उस पर चलाई जाती है। देखते हैं इसका क्या दिया गया है। नमो भारत ट्रेन की जो है ऑपरेशनल स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। और अधिकतम स्पीड कितनी है? तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब 180 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन चलती कितना? 160 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से चलती है। इसका जो मार्ग है, दिल्ली से मेरठ के मध्य में है।
अभी ये पूरा दिल्ली से गाजियाबाद आना पड़ता है, गाजियाबाद से और यहाँ तक शुरू की गई है मेरठ तक। लेकिन वे दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है बहुत कम हो, मतलब दूरी नहीं कम हुई, समय जो लगता था वो घट करके करीब 1 घंटा के आसपास हो गया है। लॉन्च जो है 2030 में किया, जो 2023 में किया गया था इसको। पहले की जो ट्रेनें हैं गतिमान गतिमान एक्सप्रेस चली थी, फिर वंदे भारत चली थी। इनकी स्पीड जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित की गई है 2024 से जो की गई है। नमो भारत ट्रेन जो है इसको पहले RRTS कहा जा रहा था, अभी भी इसका फुल फॉर्म जो है RRTS रीजनल रेलवे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है RRTC जो है, लेकिन अब इसका 2024 में नाम बदल करके नमो भारत कर दिया गया था। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये पुगार द्वीप किस देश में स्थित है जो समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण डूबने की कगार पर है। तो जो पुगार द्वीप है ये कहाँ है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, फिलीपींस। तो बी ऑप्शन जो है फिलीपींस में ये पुगार द्वीप स्थित है। पुगार आपको ध्यान होगा इंडोनेशिया की जो राजधानी पहले जकार्ता थी, अभी उसको हटा करके जो राजधानी जकार्ता से हटा करके जो नई राजधानी बनाई गई है, उसका कारण यही था कि जकार्ता क्या हो रहा था, जो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपी, मतलब सबसे ज़्यादा द्वीप जो कहाँ है इंडोनेशिया में है, उसकी राजधानी भी द्वीपी थी। उस वजह से क्या है कि उसका जल क्षेत्र बढ़ने से, यानी कि वो डूबने के कगार पर थी, तो नई जो राजधानी बनाई गई है वो उसी लिए बनाई गई है क्योंकि ये राजधानी डूब रही थी। और इसको जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ साल में या 100 साल में जो भी है जितना भी, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी और स्थान कम हो जाएगा, तो उसके लिए नई राजधानी विकसित की गई। तो पुगाड़ आइलैंड क्या है, तो इसीलिए कि पुगाड़ आइलैंड मनीला बे फिलीपींस के पास स्थित है। क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 0.04 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 2500 लोग रहते हैं। खतरा क्या है, तो वही समुद्र स्तर में वृद्धि, यानी कि समुद्र के स्तर में जो प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और ज्वार से डूबने की जो कगार पर है। इसी तरीके से देखते हैं, भारत में चक्रवात आया था 2004 के आसपास, जो सुनामी आई थी, चक्रवात नहीं जो सुनामी आई थी, उसमें जो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, ग्रेट निकोबार इसको बोलते हैं, जो इंदिरा पॉइंट है भारत का, वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है और वो पॉइंट जो है डूब गया है। अभी सबसे जो साउथ ईस्ट पॉइंट भारत का है वो ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट है, लेकिन वो क्या है कि जलमग्न हो गया था। उस यही कहा गया कि जो डूबने के कगार पर है, तो ये खतरा इसके पास है, इसीलिए इसको ये चर्चा में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। करेंसी इसकी कौन है, फिलिपियन पेसो है। राष्ट्रपति इसमें कौन है, तो बोंग मार्कोस जो है वहाँ के इस समय के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये उड़ीसा में बनाया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ा अभी तक है भारत का ये, तो उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है, तो उड़ीसा के गोपालपुर में ये स्थापित किया जा रहा है। और पूर्ण कब तक होगा, तो 2029 तक इसको पूरा करने का प्लान किया गया है। उत्पादन इसमें कितना होगा, तो 0.4 मिलियन टन जो ग्रीन अमोनिया है प्रतिवर्ष उत्पादित की जाएगी। भारत का सबसे बड़ा अमोनिया प्लांट ये लगने वाला है और वही ग्रीन अमोनिया प्लांट की बात की जा रही। ग्रीन अमोनिया प्लांट जो होता है मुख्यतः निर्यात किसको किया जाएगा, जापान को किया जाएगा। जापान के सहयोग से ये विकसित भी किया जा रहा है। जापान और भारत मिलकर के ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है उड़ीसा में भी डेवलप कर रहे हैं और ये भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। और इसमें प्रतिवर्ष कितनी 0.4 मिलियन ग्रीन अमोनिया, जो 0.4 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया प्रतिवर्ष निर्मित की जाएगी, जापान को निर्यात किया जाएगा। इसमें और क्या है, तो ग्रीन अमोनिया जो होती है, ग्रीन अमोनिया का मतलब मेन मतलब क्या होता है कि पानी से निकाले गए हाइड्रोजन। देखो अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। अब NH3 में एक नाइट्रोजन का अणु है और 3 है उसके हाइड्रोजन के। तो जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से निकाली जाएगी, वो जल से निकाली जाएगी। जल से हाइड्रोजन निकाली जाएगी प्लस रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि जीरो कमीशन है, जो जीरो कार्बन एमिशन है, वो उसके आधार पर अमोनिया बनाई जाएगी। इस वजह से इसको ग्रीन अमोनिया कहा जा रहा है। एक होता है कि ग्रीन अमोनिया, किसी भी प्रोडक्ट के सामने ग्रीन जो शब्द लगाया जाता है, इसका मतलब है कि उसका पर्यावरण में जो कार्बन एमिशन है वो जीरो है। इस तरीके से तभी उसको ग्रीन कहा जाता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाती है, तो उसमें भी हाइड्रोजन को बनाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जिससे कि कार्बन एमिशन है उसका प्रभाव पर्यावरण में जीरो पड़े, तब उसको ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया कहा जाता है। तो सामान्य जो अमोनिया है ये फॉसिल फ्यूल से बनाई जाती है, यानी कि इसमें CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उत्सर्जन होता है। लेकिन जो ये ग्रीन अमोनिया बनाई जाएगी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है ये जीरो रहेगा। उपयोग क्या है, तो उर्वरक सबसे ज़्यादा यूज होता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, डाई वगैरह जो बनती हैं, फाइबर जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। तो ग्रीन अमोनिया जो प्रोजेक्ट है कहाँ लगाया जा रहा है, और भारत का सबसे बड़ा उड़ीसा के गोपालपुर में लगाया जा रहा है और जापान के सहयोग से भी है। फिर नेक्स्ट है, अगला है, पहली ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पहली जो ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है। देखेंगे इससे रिलेटेड क्या है कि
आयोजन जो है 11 से 12 सितंबर को किया गया है। आयोजनकर्ता कौन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? तो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना है। उसके बाद मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री प्रहलाद जोशी ने 100 करोड़ रुपए की फंड की स्टार्टअप हेतु व्यवस्था की है। तो स्टार्टअप जो इस क्षेत्र में यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट है उस क्षेत्र में जो भी स्टार्टअप काम करेंगे उनके लिए 100 करोड़ का फंड की व्यवस्था की गई है। 11 से 12 सितंबर को आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था 15 अगस्त 2021 वाले भाषण के तहत ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की गई थी और 4 जनवरी 2030 तक इसको लागू किया गया था। इसमें 2047 तक जो है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इंडिया एक्ट 47 है उसमें क्या है विकसित भारत का संकल्प लिया गया है। तो उसमें कहा गया कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने की परियोजना में उसमें क्या है खास करके व्हीकल इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल है उनके लिए हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बजट कितना है? तो 17,404 करोड़ रुपए के बजट के तहत ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है ये शुरू किया गया था 4 जनवरी 2023 से। घोषणा 15 अगस्त 2021 को की गई थी और इसके तहत जो बजट प्रावधान किया गया है 17,444 करोड़ रुपए का किया गया था। 2023 से लेकर के 29-30 तक किया गया है और 29-30 तक जो प्रोजेक्ट है वो करीब 100 गीगा जो टन है लगभग जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका डेवलप करना की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? ये कल के क्वेश्चन पेपर में था। तो जो इजंती श्रीनिवास है इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इजंती श्रीनिवास जो है ये इसके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो इजंती श्रीनिवास जो है पहले IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। अभी क्या है इनको NSE जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भारत में। एक तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें निफ्टी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE बोलते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला है निफ्टी 50 बोलते हैं इसको। तो इसमें 50 कंपनियों को आधार माना गया, इसमें 25 कंपनियों को आधार माना गया। इस आधार पे जो निफ्टी है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो स्थापना जो हुई थी इसकी NSE की तो ये कब हुई थी? 27 नवंबर 1992 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना का आधार का है तो जो फेरवानी कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था। ये खास करके जो स्टॉक एक्सचेंज में सुधार के लिए फेरवानी कमेटी बनाई गई थी उसके आधार पर इस जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में यानी कि छात्र आत्महत्याओं को रोकने के लिए नेवर अलोन AI एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? नेवर अलोन नाम इसका है। ये किसके द्वारा किया गया है? तो IIT जो एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। खास करके ये देखा गया है जो पहले तो एक मतलब परसेप्शन था कि खास करके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की तैयारी करने बच्चे आते थे उनमें आत्महत्या की दर ज़्यादा थी। अभी तो खैर बहुत सारे और भी एग्जाम हैं खास करके जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उसमें भी इस तरीके के केसेस देखे जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया गया है कि इसको नेवर अलोन AI एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी रिलेटेड जानकारी देखते हैं क्या है कि नेवर अलोन जो है AI आधारित मेंटल हेल्थ और वेलनेस ऐप है। मेंटल हेल्थ मतलब ये है कि देखो ये सबसे पहले हम खुद ही एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं कि उसका रीजन है कि जब भी एग्जाम देते वक्त क्या होता है तैयारी के दौरान कई ऐसे दौर आते हैं जब उतार चढ़ाव होता है। पता चलता है कि एग्जाम निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जब एग्जाम निकल रहा है तो सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि आपके आसपास कई लोग होते हैं। जब नहीं निकल रहा होता है या आप जब फेल होते हैं तब उसमें क्या होता है उन समस्याओं को खुद ही फेस करना पड़ता है। ऐसे समय में क्या होता है कि ये जो मेंटल हेल्थ वाला है सबसे खराब कंडीशन समय आती है। उसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके आसपास के दोस्तों की, आपकी फैमिली के और जो सपोर्ट सिस्टम है उनसे। उन चीज़ों को अगर आप बेहतर तरीके से यूज करेंगे तो ये जो इस तरीके नेगेटिव जो थिंकिंग आती है उनसे आप बच सकेंगे। तो ये जो नेवर अलोन ऐप है ये क्या है? AI आधारित मेंटल हेल्थ और वेलनेस ऐप है। इसका काम क्या है? उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य सुधार का है। तो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो किसी कंसल्टेंट से आप मिलिए क्योंकि इन सब चीज़ों में लापरवाही जो है ना जान पर भारी पड़ जाती है। तो ये चीज़ें तो जरूरी हैं। तो उसी के उद्देश्य को है क्या आत्महत्या को रोकने के लिए प्लस मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए इसको शुरू किया गया है। इसकी जो अवेलेबिलिटी क्या है? तो 24/7 मतलब व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल रहेगा। 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहेगा। शुरुआत इसको जो की गई है एम्स के छात्रों के लिए इसको मुफ्त बनाया गया क्योंकि एम्स दिल्ली द्वारा बनाया गया है और अन्य जो संस्थान है उनके हेतु सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो एम्स के जो छात्र हैं उनके लिए फ्री है, बाकी अन्य संस्थानों के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। पहला जो है
एम्स जो है भारत में 1956 में स्थापित हुआ था और पहला जो है दिल्ली में ही स्थापित किया गया था। उसके बाद एम्स क्या है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल से जो है उसकी बात की गई है। तो हम देखते हैं कि जो खास करके नेवर एलोन ऐप है, ये स्वास्थ्य से जो मेंटल हेल्थ है उसके केयर के लिए बनाया गया है, एआई आधारित ऐप है। नेक्स्ट है फिर भारतीय सेना की एक्सरसाइज क्या है, शिवम प्रहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तो शिवम प्रहार क्या है, देखें ये उद्देश्य क्या है, ड्रोन तकनीक पर आधारित जो है सेना का प्रशिक्षण और परीक्षण है। तो ये जो शिवम प्रहार है ये क्या है कि ड्रोन तकनीक पर आधारित है, सेना का प्रशिक्षण और परीक्षण दोनों किया जा रहा है। सैनिकों को ड्रोन नियंत्रण और विभिन्न सिस्टम के उपयोग की ट्रेनिंग दी जा रही। इसका एक कारण सबसे बड़ा है, अभी पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में पाकिस्तान द्वारा जो भारत पर ड्रोन हमले करने का प्रयास किया गया। उससे पहले आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था, उसमें तुर्की निर्मित जो ड्रोन थे उनमें महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी। उसका कारण था कि सैनिकों का काम धीरे धीरे मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उस पर कम होता जा रहा है। मेन काम कर रही टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं। ड्रोन जो है उसका कारण है कि जो बड़ी मिसाइल या रॉकेट होते पकड़ लिए जाते हैं, ड्रोन बना करके ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में अटैक करते हैं, तो उससे ये नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी के लिए कहा किया जा रहा है कि सैनिकों को ड्रोन नियंत्रण और विभिन्न सिस्टम के उपयोग की ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत ने इसमें बखूबी मतलब जो पाकिस्तान से ड्रोन हमले थे उनको रोका था, और ना ही रोका था, बढ़िया जवाब भी दिया था। अन्य अभ्यास जो दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे जापान अभ्यास है, ये बहुसैनिक अभ्यास था, ये कहाँ हुआ है, रूस में, रूस के निझनी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत और पाकिस्तान सहित लगभग 20 देश शामिल हैं। उसके बाद युद्ध अभ्यास भारत यूएसए के मध्य में होता है, इस बार अलास्का में हुआ है। सिलिनेक्स जो होता है ये भारत श्रीलंका के मध्य होता है, कोलंबो में आयोजित किया गया है। फिर है मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के मध्य में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। ब्राइट स्टार जो अभ्यास है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मिस्र में आयोजित किया गया है। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज यानी कि आर्मी या मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज रिलेटेड जो क्वेश्चन है हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चाहे पीसीएस का हो या वनडे एग्जाम हो। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है जापान के टोक्यो में किया जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इससे संबंधित जानकारी क्या है, एडिशन जो इसका है 20वां संस्करण है। जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान में आयोजित की जा रही है, ये 20वें संस्करण इसका है। आयोजन तिथि कब से रहेगी, 13 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के मध्य आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागी 198 देश है, जिनमें से 19 खिलाड़ी हैं। भारत के कितने टोटल हैं, 19 यानी कि 19 खिलाड़ी भाग लेंगे और टोटल 198 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। भारतीय दल का जो नेतृत्व है नीरज चोपड़ा करेंगे, ये जेवलिन थ्रोवर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेतृत्व किसने किया है, नीरज चोपड़ा करेंगे। और ये भाला फेंक में प्रतिस्पर्धा में भारत के स्टार प्लेयर हैं। शुरुआत क्या है तो 1983 में इसकी हुई थी संस्करण की। हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 2023 में आयोजन जो इसका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। 2023 में भारत की रैंक जो रही थी 18वीं रैंक रही थी। यूएसए जो है ये पहले स्थान पर रहा था, इसने टोटल 29 मेडल जीते थे, और भारत जो 18वें स्थान पर रहा था। इसकी नियंत्रक संस्था कौन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है ये इसको नियमित करते हैं। स्थापना इसकी जो हुई थी वर्ल्ड एथलेटिक्स की 1912 में हुई थी। मुख्यालय मोनाको में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, सेबेस्टियन कॉय हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होने वाली है जापान में, इसमें 198 देश शामिल होंगे। भारत से 19 खिलाड़ी जाएंगे और प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। 2023 में इसका जो आयोजन है बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत की रैंक पिछली बार 18वीं रही थी और अभी भारत से 19 खिलाड़ी जा रहे हैं। इसको नियंत्रक संस्था कौन सी, वर्ल्ड एथलेटिक्स है। उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन, सेबेस्टियन कॉय हैं। तो इस तरीके से जो 13 सितंबर है आज की हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो थे ये हमने देख लिए हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।